मुसाफिर बसों और दूसरे रसूल वसाइल के उससे लोगों को उतारते हैं, घंटों रास्ते बंद होते हैं, फिर दर्जनों इंसान मार दिए जाते हैं। हमारे राय के इलाके में 2 महीने से आप देख रहे हैं दिन दहाड़े कोयले से बड़े ट्रक, गरीब लोगों के ट्रक जिनकी कीमतें करोड़ रुपए में है, जला दिए जाते हैं। ड्राइवरों को कभी मार दिया जाता है, कभी छोड़ दिया जाता है। ज़िंदगी गुजारने के लिए अमन इंतहाई ज़रूरी होता है। जिस मुल्क में अमन और बदअमनी बेइंसाफ़ी से जन्म लेती है। इंसाफ का क्या मेयार है इस मुल्क में आपको पता है। डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों के सामने सरेराह लोगों से गाड़ियां छीनी जाती हैं बगैर किसी जुर्म के, फिर अपनी गाड़ियां वापस उन लोगों से लेने के लिए मालिकान को या अपने लोगों को वागुजार कराने के लिए या गाड़ियां लेने के लिए इन लोगों को बाकायदा पैसे देते हैं। ये सब सरकार की आंखों के सामने हो रहा है। हमने इंतहाई कोशिश की, जमहूरियत हमारी कमज़ोरी समझी या जो भी है, जमहूर का क्या हाल है, असेंबलियों में क्या हो रहा है, दिन दहाड़े जिस अंदाज में लोगों की वफादारियाँ ख़रीदी जाती हैं। यानी जो आदमी वफादारी बेचता है वो पाकिस्तान का दोस्त समझा जाता है, ये पार्लिमानों का दोस्त समझा जाता है। जो ऐसा नहीं करते उनको मुश्किल में डाल दिया जाता है। हमारे इलाके में, ख़ास पश्तून इलाके में, अब ये बात यहाँ तक पहुँच गई है। दुखी में गरीब मज़दूरों को, मज़दूर गरीब, उसकी कत्ल का क्या जवाज़ बनता है, क्या क्यों बनता है। ये सब वाक़यात, ये सब तमाशे ऐसे वक्त में हो रहे हैं जबकि हमारे तमाम शाहराहों पे मलेशिया की पोस्टें हैं, पुलिस की थाने हैं, अफवाज पाकिस्तान की भी उस पे लोगों की आमद रफ्त होती है। लेकिन आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि भाई इंसानों की गाड़ियों को कौन आग लगाता है। ठीक है, कोई पागल आके 5-10 आदमी को मार सकता है, 10 को मार सकता है, 20 को मार सकता है, लेकिन ये कि उसका पता ना चले कि वो कहाँ से आया, कौन था। और यहाँ खुदा न खासा पश्तूनख्वा मिलन पेटी के दफ्तर में जर्नलिस्ट और कारकुन पे फायरिंग करके दर्जन लोगों को मार के कहाँ चला गया, किसी को पता नहीं। ये बात कम से कम मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से इसलिए यकीन नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री दोनों एजेंसियाँ इंतहाई कॉम्पिटेंट एजेंसियाँ, वो बकौल कैसे या अक्सर ये किस्सा फिक्रा मैं इस्तेमाल करता हूँ, बिल्कुल गदले पानी में वो सुई ढूंढ सकते हैं। लेकिन इन बातों पे हर तरफ से खामोशी, तो इसने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपने अवाम के पास जाएं, कोई फ़ैसला करने से पहले अपने अवाम की कलेक्टिव विजडम से इन मसाइल का हल निकालें। तो इस सिलसिले में पार्टी ने फ़ैसला किया है कि हम बलूचिस्तान के पश्तून इलाके में, जिसे हम जनूबी पश्तूनख्वा कहते हैं, इनमें हर डिवीज़न में वहाँ के बसने वाले मुआज़्ज़ज़ पश्तून या जो भी हमारे साथ कबाइल बसते हैं उनके जरगे बुलाएं और उनसे पूछें कि भाई आप हमें क्या मशवरा देते हैं, इस बर्बादी का हमने क्या इलाज करना है। इस सिलसिले में पार्टी ने फ़ैसला किया है
کہ پہلا جرگہ جوب ڈویژن لورلائی ڈویژن کے پشتون قبائل کا لورلائی میں بلائیں گے 8-9 نومبر کو، 9-10 نومبر کو. پھر جوب ڈویژن کی بارے ہوگی، وہاں کے بلائیں گے. پھر کوئٹہ پشمین ان کی بلائیں گے. ان سب جرگوں کے سے جو عوام کا ہمیں مشورہ ملے گا، پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے وطن کے امن کو اپنے عوام کی سپورٹ سے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے اس امن کے لیے ہم نے پھر اپنی جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے یہ بات کرنی ہے. نہ ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ قوم، پھر ہم مشورے کریں گے. یہاں ایک انچ زمین کا مالک معلوم ہے، قبائل کی زمینیں ہیں، تقسیم معلوم ہے. پھر سب سیکشن میں تقسیم، چاہے بلوچ ہوں چاہے پشتون ہوں، کوئی اس میں وہ ابہام نہیں ہے کہ یہ علاقہ کس کا ہے، یہ علاقہ کس قبیلے کا ہے. ایک ایک بوٹی پہ لوگ لڑتے ہیں کہ یہ درخت میری زمین پہ تھا، تم نے کیوں کاٹا اس پہ. اب تو بالکل ہماری حکومت بھی انسانی قتل اور وہ بھی بلا وجہ جواز، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، بس ہم نے سب اسمبلی میں بھی یہی رواج ہے، یہاں بھی جی انشاءاللہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں، سزا دیں گے، فاتحہ پڑھو اتنے لوگ مارے گئے ہیں. یہ از ناٹ انف. تو میرے کل جانے سے پہلے میری خواہش تھی کہ آپ لوگوں سے مل لیں، آپ سے بھی آپ کو بھی بتا دیں. مشکل ہوتی ہے تو آدمی پولیس اسٹیشن کو بتاتا ہے، پولیس اسٹیشن کوئی وکیل، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی فلانا. رانا شم میں راستہ روکا گیا، 3-4 ڈپٹی کمشنر کی دفتر کا فاصلہ، یعنی اگر وہ بالکل معمولی سواروں پہ بھی لوگ بھیجیں تو آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں سارے. پھر یہ ماڈرن لائف ابھی اٹھاؤ سیدھا لندن بات ہو سکتی ہے، ابھی اٹھاؤ سیدھا آسٹریلیا بات ہو سکتی ہے. اتنی بالکل یہ مجرمانہ خاموشی سرکار کی طرف سے، پہاڑوں پہ بنے ہوئے مورچوں کی طرف سے، راستے پہ ڈیوٹی دینے والے فوجیوں سپاہیوں کی طرف سے، یہ کسی بڑے طوفان کا ہمیں خطرہ وہ کر رہی ہے. ہم اس سے پہلے کہ ہمارے صوبے کے پشتون بلوچ علاقے کے حالات، خیبر پختونخوا و آزاد قبائل جو ابھی عزم کر دیے گئے ہیں، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس بگاڑ سے پہلے ہم اپنے عوام سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں. اس کا پہلا وہ ہے، آپ کو دعوت ہے، صدر صاحب بیٹھے ہیں، باقی دوست بیٹھے ہیں لورلائی میں انشاءاللہ 8-9-10 نومبر کو جرگہ ہوگا، جس میں ہماری کوئی رائے نہیں ہوگی. لوگوں سے پوچھیں گے، مساخیل کے ساتھ بارکان سے نیچے، پھر دکے میں لونی، ترین، ناصر، کاکڑ، جو ہمارے وہاں قبائل ہیں، ان کے اکابرین کو بلائیں گے، ان سے کہیں گے بسم اللہ آپ کی کیا رائے ہے. وہ بھی ہو رہا ہے، یعنی ٹیکسز لیے جا رہے ہیں. ایک تو گورنمنٹ کا ٹیکس ہے، پھر پر ٹن تقریباً 200 یا 300 روپے وہ دیتے ہیں کہ ایف سی آپ کی مالداری اور گاڑیوں کی حفاظت کرے گی. یہ سارے ٹیکسز جو کروڑوں روپے میں ہے، اب تو شنید یہ ہے، بلکہ بات ثابت ہے کہ سرکار کو بھی پتہ ہے جتنا ٹیکس سرکار لیتی ہے ایف سی کو دیا جاتا ہے. جو نام نہاد جو بھی ہے ان کا نام وہ تو ظاہری طور پہ یہ لگاتے ہیں بی ایل اے پہ کہ ان کے اکاؤنٹ میں بھی پر ٹن اتنا ہو جاتا ہے. یہ بھی ہماری اس میں آیا کہ ہرنائی میں کشتکار کرنے والے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اتنے بوری تھوم آپ نے وہ کیا، پر تھوم اتنے پیسے فلانی جگہ جمع کرو. یہ سب کچھ سرکار کے ڈپٹی کمشنروں، سرکار کے بریگیڈیئروں اور سرکار کے کرنلوں کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے. تو ہم نے تو بڑا انتظار کیا. اب تو ہم ایک قسم کے مایوس ہو رہے ہیں، جمہوریت سے بھی، اسمبلیوں سے بھی،
اسمبلیوں کی جو ابھی حالت ہے، ابھی جو اپنی حالت دیکھی، اسپیکر صاحب، اسپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس شہباز، نواز شریف کا بھائی، ووٹ کو عزت دو. ان کی سربراہی میں، ان کے آشیرواد سے جو آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جو پارلیمنٹ کی بے توقیری بلکہ پاکستان کی بے توقیری ہو رہی ہے، کم سے کم پشتونخوا ملیون پارٹی نہ اس کا حصہ بنے گی اور نہ اس بے توقیری پہ خاموش رہے گی. ہماری بس کے مطابق یہ ہمارا ملک ہے، ٹھیک ہے، جب نئے لوگوں کو پارا ہوگا ہمیں بھی پارا، اسپیکر صاحب یا کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی فلانا، لیکن پاکستان کی عوام کی عزت اور پاکستان میں انصاف کا بول بالا اور یہاں جمہوریت، اس پہ ہم، ٹھیک ہے، ہماری کیا اس بڑے خطرناک دنگل میں ہماری کیا حیثیت، لیکن ہم اپنی بساط کے مطابق اس کا راستہ روکنے کی انتہائی کوشش کریں. یہ بات آپ سے کرنے آیا تھا. آپ کا مشکور ہوں کہ آپ چلے آئے ہیں. 9-10 کو انشاءاللہ اس سلسلے میں اپیل کروں گا، جو بااستطاعت لوگ ہیں وہ مہربانی کریں، اس سلسلے میں پارٹی کی امداد کریں، اور جن لوگوں کی اس میں زبان میں کچھ ہے ہمیں ہماری رہنمائی کریں کہ اگر اس پہ خاموشی جائز، ہم بھی خاموش ہو جائیں گے. تقریباً درجن بھر گاڑیاں دن دہاڑے اور نئی روڈ پہ ابھی ان کے ڈانچے پڑے ہیں. یہ کون ہے یہ لوگ؟ ہمارے ہاں یہ پہلی پارٹی ہماری ہے، آپ کی ریکویسٹ ہوگی کل کے اخبارات میں، ارد گرد جو ماحول ہے ہمارا، جنگ کی جو فضا ہے، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کا تو کباڑہ کر دیا فلسطینیوں کو. اب لبنان کی باری ہے، کل ایران پہ حملہ ہوا. ان حالات میں ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یا ان حالات میں ہماری جو مجرمانہ خاموشی ہے ہماری حکمرانوں کی، وہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں جو ادا کرتے ہیں اخباروں میں، ان حالات میں خاموشی، کل ایران پہ حملہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خاموش رہیں گے؟ یا تو پھر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ امن قوتوں کے خدا نخواستہ ساتھ ہوں گے. ہم سے میری مراد ہمارے مقتدر قوتیں ان قوتوں کا ساتھ ہوگی جن کی رہبری اسرائیل کر رہا ہے. بسم اللہ، آپ وہاں جائیں. ہم تو 3-4 سال سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے ہماری اس خطے کو ان مست سانڈوں کی میدان جنگ بننے سے روکیں. یہی ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم یہاں جنگ شروع نہ کریں. جب ہم نے شروع کی پھر ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا. پھر یہاں دنیا جہاں کے بم ہوں گے، ان کی تجربہ گاہ ہوگی، ہماری بالکل جس طرح مینڈک چوہے مرتے ہیں اس طرح مریں گے، اور اس تک تماشا ہوگا. تقسیم واضح ہے، ایک طرف امریکہ اور اس کے ساتھی ہیں جو بھی ہیں، دوسری طرف چین ہے، روس ہے، ایران ہے. ابھی اس میں پشتوں میں یقیناً ہر زبان میں ہوگا، پشتوں میں ضرب المثل ہے کہ بچے کو اس وقت یا غصہ کرو یا ڈانٹو جب تک بھیڑیے بھیڑوں میں نہ گھسے ہوں. جب بھیڑیے گھس جائیں، پھر جب چھڑیاں چک گئی کہ پھر کیا بات. بس اس لیے آیا تھا. بڑی مہربانی، چائے پئیں گے، گپ شپ لگائیں گے. خان صاحب یہ گزشتہ 3-4 ماہ سے دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. پنجگور میں ہوا، دکی میں ہوا، ہراسم میں ہوا. 80 ارب ذمہ داری ہے. ابھی آپ بتائیں گے، اور یہ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جرگے کی طرف آپ جا رہے ہیں، عوام میں جا رہے ہیں، ان جرگوں سے امن قائم ہو سکے گا؟ اس طرح ہو سکے گا. دیکھیں، ہمارے ہاں یقیناً ہر جگہ، ہمارے ہاں یعنی افغانستان میں بھی اور یہاں بھی، اگر کوئی کسی قبیلے کے آدمی کو کئی 100 میل دور روک لیتا تھا، اس کو تنگ کر دیا وہ کہہ دیتا تھا کہ میں
दो चार ऊँट थे मेरे साथ, मेरे पास गंदम था या फलाना था, फलाने कबीले के लोगों ने मुझे रोका और मुझे इसकी पूछगछ होती थी कि जा रहा था, कोई जुर्म किया था उसने, कोई कत्ल किया था। ये हम दावे से कह रहे हैं, ये हम दावे से कह रहे हैं, ये जो आपने जो पैसा बताया वो बताया, इसका आधा इन कबाइल को दे दें, इनका आधा। ये कबीला है, उसकी ज़मीन है, जो भी कबीला है, नासर है, वो अपने इस सारे खिते की जिम्मेवारी लेगा कि मैं जानूँ, चोर जाने, डाकू जाने, यहाँ से हर गाड़ी, हर मर्द, हर औरत इज़्ज़त से गुजरेगा। फिर कोई काकड़ होगा, कोई तरीन होगा, कोई बलोच कबीला होगा, कोई, हम ये कर सकते हैं। ये कि करोड़ों अरबों रुपए आए, लूटे जाएं और दिन दाड़े हमें अंग्रेज़ों के वो रिकॉर्ड हमारे पास है, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ये हेलीकॉप्टर या नहीं थे हमारे सारे इलाके में, बलोच इलाका हो, पश्तून इलाका हो, सारा हिंदुस्तान हो, या चूँकि पहाड़ी इलाका था अफगानिस्तान के साथ, ये अशकज़ई, ये मुसाखिर, ये सुलेमान खेल, ये फलाना, अगर एक आदमी भी, आप उनकी डायरियाँ देख लें, एक आदमी एक कत्ल कर देता था, उसके लिए सारे बरसग़ीर में जीना हराम हो जाता था, सारे बरसग़ीर में चुपता फिरता था। और अंग्रेज़ यहाँ से सीधा काबुल को लिखता था कि फलाना आदमी है, मुंदखेल है, सुलेमान खेल है, दुरियानी है, गिलजा है, नासर है, काकड़ है, शिकज़ई है, उसमें 2 आदमी मारे हैं, तुम्हारे पास है, हमारे हवाले कर दो। उसकी अब यहाँ बिल्कुल इस गली में, खुदा न खास्ता इस गली में 10 आदमी मार दो, कोई गवाह के लिए नहीं आता। कैसे चलेगा ये मुल्क? कौन ये इन्वेस्टमेंट करेगा? सब हम इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमानी की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, नमाज पढ़ के लोगों को खरीदते हैं, नमाज पढ़ के लोगों को बेइज्जतियाँ करते हैं। इस नमाज का फ़ायदा क्या? इस नमाज का फ़ायदा जी खान साहब, आप पश्चिम कम्युनिटी पार्टी बहुत बड़ी सियासी जमहूरी जमात है, बजाय कोई APC बुलाने के आप जगहों की तरफ जा रहे हैं। क्या ये आप समझते हैं कि सियासी जमातें आवाम की नुमाइंदा नहीं रही? एक और अगर महमूद खान अचकज़ई साहब जैसे एक सियासी लीडर जिनकी सारी ज़िंदगी जमहूरी इदारों और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जदोजहद में गुजरी, वो अगर पार्लियामेंट से और सियासी जमहूरियत से पर मायूसी का इजहार कर रहे हैं, तो इससे आम सियासी वर्कर में क्या पैगाम जाएगा? पैगाम वर्कर गलती नहीं करेगा ना, वर्कर मायूस होगा। अभी दुख हुआ, अभी जो पार्लियामेंट में जो तरमीम लाई गई, रोए सुखन जज थे, ये फलाना बाबा, एक मुनीर होगा, जस्टिस मुनीर, सियासी लीडर सारे आसमान के फरिश्ते हैं। कितने जर्नलों ने, कितने सियासी लीडरों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो भी पार्टियां अभी बनी हैं वहाँ इक़्तिदार में शामिल हैं, किस पार्टी ने पहले मार्शल लॉ की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की मुखालिफत की? सब उसके साथ थे, सब उसके साथ शरीककार थे। जी जजेज ने यह किया, जजेज ने ये भी किया। आज भी अगर मेरे पास सही वो नहीं है, अगर आप मेरी इमदाद कर लें, दर्जन भर ऐसे जजेस हैं, दर्जन ऐसे भी ज़्यादा, जिन्होंने पहले मार्शल लॉ में उनके अहकाम के तहत हल्फ नहीं उठाया और नौकरियां छोड़ दी। जस्टिस खुदाबख्श मरी, जस्टिस दुराब पटेल, इस तरह दूसरे मार्शल लॉ में, तीसरे मार्शल लॉ में, चौथे मार्शल लॉ में एक जज यही कर सकता है। एक गरीब जज क्या कर सकता है? एक जज जब इनकार करता है गैर जमहूरी क़ुव्वतों को, उनका आप नाम नहीं लेते। पीपल्स पार्टी थी और मुस्लिम लीग था, फिर मौलाना साहब ने उस पर तुरा लगाया, फिना कहते हैं, पैबंद लगाना कि जी ये तो बड़ा ख़तरनाक था, उस शाम के हमने ज़हर निकाल दिया। यानी ये तो तय है कि ज़हर क्या था, आइन का आर्टिकल बेसिक ह्यूमन राइट्स के मुताबिक था। इस पे यानी बेसिक ह्यूमन राइट्स पे पाबंदियाँ लगाना ये इरादा था। और मौलाना साहब ने कहा कि मैंने इसके दांत, आप इसके दांत निकालेंगे, कल कौन रोकेगा? ह्यूमन राइट्स क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का भाई,
वोट को इज्जत दो, पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान और पता नहीं क्या क्या, आप ह्यूमन राइट्स पे पाबंदियाँ लगाते हैं। हमारा स्पीकर हुक्म देता है कि एजेंसियों को पाकिस्तान के तमाम आदमियों समेत पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान की टेलीफोन बाकायदा इजाज़तनामा ये कहीं नहीं है। वो फिर स्पीकर है और गार्डियन ऑफ द हाउस है। ये शहबाज एंड कंपनी किस तरीके से वो इक़्तिदार में आए, किस तरह उन्होंने इक़्तिदार किया, किस तरह मौलाना साहब के अपने अल्फाज हैं कि असम्बलियाँ किस तरह बिकी और किस तरह खरीदी गई। अगर यही असम्बलियाँ अब हमारी पाकिस्तान की नुमाइंदा होगी, ये असम्बलियाँ जिनके पास ये मैंडेट है ही नहीं, जिनके पास अब खुद बेदमी माप वोट में अल्फाज सख्त उसे मुँह पे आते हैं, अब ये हमारी नुमाइंदा असम्बली होगी तमाम दुनिया में, सारी दुनिया जानती है, अमेरिका से लेकर चार्ट तक सब जानते हैं कि चोरों की असम्बली है, असम्बलियाँ ख़रीद करके लाई है, सरकार और एजेंसियों की इमदाद से आ गई हैं। ये पाकिस्तान के नुमाइंदा, हम इनको न नुमाइंदा समझते और न इनका ये हक था कि असम्बली इनको छेड़ते। मैं वहाँ बैठा रहा, फिर मैंने कहा यार इस तमाशे से निकलो बाहर, भाग आया। इमरान खान की पार्टी उधर भी कोई खिचड़ी पक रही है, सरकार पता नहीं क्या कर रही है। मतलब है कि न किसी को पाकिस्तान की फ़िक्र है, न किसी को जमहूरियत की फ़िक्र है, न किसी को इंसाफ की फ़िक्र है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि तमाम लोगों को ये इजाज़त दे दी गई है कि पाकिस्तान को जहाँ से अंतनी निकालो, लेकिन ये कहो कि ये सरकार जिंदाबाद। जहाँ कोई निकाल सकते हो बिस्मिल्लाह। अभी PIA कल PIA बेच रहे हैं, परसों स्टील मिल बेच देंगे, परसों आप इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, फिर क्या बेचोगे? फिर क्या बेचोगे? उसके बाद क्या होगा? एक तरफ आप रो रहे हैं कि पाकिस्तान मुश्किल में है, फलाना है, इक़्तिसादियात है, और दूसरी तरफ आप इतने ख़तरनाक किस्म के आपके पास ख़जाने हैं कि एक वोट लेने के लिए 1.25 अरब रुपया, 1 अरब रुपया, 70 करोड़ रुपया, एक वोट नहीं दर्जनों वोट, 70 करोड़ रुपए से ये हमारे 3 ज़िले या बलूचिस्तान का हर ज़िला, हमारी आबादी कम है, हमारे 3 ज़िले कम से कम 70 करोड़ रुपए से 6 महीने गुजारा कर सकते हैं आम रोटी मानी का। कहाँ से आया पैसा? कौन लाता है, किसको देता है, किस अंदाज में? और हमारी वो एंटी करप्शन एजेंसियाँ कहाँ हैं? जब उनको पता चला कि शुनीद में आया है कि महमूद और कहार और फलाना लियाकत आगा समेत 70 करोड़ रुपए, लेकिन उनके पास कोई जाता क्यों नहीं थे? भाई कहाँ से आया पैसा? जिन्होंने दिया उनके पार्लियामेंट में आप ऐसी कोई बात, इन पार्लियामेंट की तकरीरों पे पाबंदी। मैंने ड्रग के कोई सवाल था मैंने कसदन ड्रग के मुतालिक कोई सवाल था परसों कि बच्चे भाई ये मसला है पाकिस्तान का है, सारी यूनिवर्सिटियाँ हमारी, सारी यूनिवर्सिटियाँ बच्चियों समेत सारी यूनिवर्सिटियाँ ड्रग्स के अड्डे बन गए। आपका जो यूथ है, लड़के हों लड़कियाँ हों, आशीष तो मेरा तो आम है, पता नहीं और क्या बलाई निकली हैं। ये इस पे अभी मानते कीजिए यह है, अगर 1 ग्राम भी कंजम्पशन करे एक बच्चा या बच्ची, ये सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग 3 साल थे 10 साल पहले असम्बली में हम लोगों ने सवाल किया था कि ड्रग के बीमार कितने हैं, उन्होंने तकरीबन कुछ मिलियन बताए थे, कुछ मिलियन। अभी हमारे भी नाले में शरीफ लोगों, यानी ये तो बीमार हैं, इन बीमारों को ये दवाई कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? मतलब ये कि अवेलेबल है हर जगह, बस ठीक ठाक पाकिस्तान चल रहा है। वहाँ मैंने पूछा, मैंने कहा वज़ीर साहब आपके ख्याल में हमारी 4 असम्बलियों में और एक कौमी असम्बली और सीनेट में ड्रग से मुतालिक लोग जो ड्रग की कारोबार करते हैं, उनके रिश्तेदार या वो खुद या उनके कोई मेंबर बना है उसमें? उस सवाल सिरे से उसी दिन उसी वक्त CV पे गायब, सवाल गायब। मेरा
नजर आए, वाकई शरारत मैंने पूछा। मैंने कहा हमारी असम्बली में, कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली में ये जो ये कारोबार करते हैं, इनके कोई रिश्तेदार, कोई उनके दोस्त या खुद कोई मेंबर हो या आए हों, वो सवाल सिरे से, वो वज़ीर भी, वो तारड़, एक तारड़ हमारा वज़ीर है, एक तारड़ हमारा, मैंने उसको कहा भी था, और मैं नजूमी भी नहीं हूँ और वो भी नहीं हूँ। मैंने उसको कहा था, मैंने कहा तारड़ तो जीरक वो है, वकील है, कहीं तो वो शरीफुद्दीन फिरज़ादा की लाइन पे ना चले। बिल्कुल वो अभी शरीफुद्दीन फिरज़ादा है, कामा ऐसे कर दो, स्टॉप ऐसे कर दो, लाना ऐसे कर दो। सियासत को शतरंज की तरह खेल रहे हैं, सियासत को कैरम बोर्ड की तरह। जनाब खान साहब नहीं बड़ी मुश्किल। खान साहब ईरान पर हमला इसराइल का बलूचिस्तान पर खुसूसन अफगानिस्तान पर इसके कितने मुरतब मनफी असरात पड़ेंगे? जी एक सवाल ये है, गुज़श्ता माह खैबर में पीटीएम की जानिब से जरगा किया गया, उसमें भी जो मंजूर पश्तीन है उसने ये ऐलान किया कि 2 महीने का मैं वक्त दे रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी मुसल्लह तंजीमें हैं और यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यहाँ से निकल जाए। क्या आप भी यही जो मशरान है कबायली यही फैसला करेंगे कि टाइम देंगे यहाँ पर जितने भी मुसल्लह तंजीमें हैं पश्तून बेल्ट में हो या बलोच बेल्ट में हो? जी जी क्योंकि इस वक्त चमन बॉर्डर बंद है, जो हमारे ईरान के साथ बॉर्डर है वो बंद है, बलूचिस्तान में माशी हालत जो है दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। ठीक, इसीलिए तो हम जगह लोगों के पास जा रहे हैं। उस वक्त से पहले डेंगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना गलत है। बहरहाल ये मैं कहता हूँ कि ये कम से कम पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी को ये हालत कबूल नहीं। जो कुछ हो रहा है इस खत्े में, जो कुछ हो रहा है हमारे सूबे में, बलोच इलाके में, पश्तून इलाके में, अब हम शुरू करते हैं दुखी से, रोलाई से। आपकी दुआएं साथ हों, आपसे भी मशवरे। बाकी किसने किसको धमकी दी वो जाने, उनकी धमकियाँ जाए। हम शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम लोगों को धमकियाँ नहीं दे सकते। लेकिन ये है कि हमने जब वतन को खतरा हुआ है, हमने फिर किसी की परवाह नहीं की। अपने वतन के आबरू के लिए, अपने वतन के अमन के लिए, अपने गरीब अवाम, कोई भी हो इंसान, उस ऐसा इंसानी कत्ल दुनिया में बदतरीन जुर्म। इस्लाम में तो इस्लामी कत्ल इस शिर्क के बाद ख़तरनाक तरीन अमल है। बिला वजह कुरान करीम के अल्फाज ये हैं कि अगर किसी ने किसी इंसान को, मुसलमान भी नहीं कहा, कि अगर किसी ने किसी इंसान को बिला इस जुर्म के कि उसने उसके करीबी रिश्तेदारों को मारा हो या वो इलाके में हंगामा और शर फसाद फैलाता हो, तो ये ऐसे जैसे सारी इंसानियत को मार दिया जाए। रशिया में क्या हुआ, कल क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, हमारी कुचू में क्या हो रहा है, हमारी सड़कों पे। हमने अपनी शाराएँ अपने आवाम के लिए कोशिश करनी है, पुरअमन बनानी है। ये आवाम की ताकत से हो भी सकता है। आवाम के मशवरे से हम कोई फैसला करना नहीं चाहते। इसमें यानी हमने तो आखिर फैसला करना होगा। क़ुव्वतें 2 होंगी, एक वो जो ये चाहते हैं, एक वो जो नहीं चाहते। देखिए तकसीम हो जाएगी फिर देखेंगे। इसराइल का हमला ईरान पर इस खित्ते में कितने मनफी असरात? एक खित्ते में हम यानी मैं बार बार आपसे गपशप पेशावर वाले वो करते हैं कि गरीब मुल्ला के अज़ाम पे कोई रोज़ा नहीं खोलता। 3 साल से हम सीख रहे हैं कि भाई खुदा के लिए हमारे इर्द गिर्द बड़ी ख़तरनाक जंग के बादल मंडला रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह गवादर है। एक तरफ से चीन है, एक तरफ से अमेरिका है। हम गरीब लोग, ख्वार मिस्कीन लोग, अगर हमने इसका तदारुक न किया फिर हमें कौन पूछेगा हमारी क्या? ये तो बड़े ख़तरनाक लोग हैं। जब अमन होता है तो कहते हैं जी घोड़े पे ज़्यादा वो मत करो, जुल्म है, अंजुमन बेरहमी हैवानात महकमा है, ऊँट को ऐसे करो, वो इसको ऐसे करो। लेकिन जब उनकी अपनी बात होती है तो एक लफ्ज़ उनके पास है, हमारी नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में फिर वो 10 लाख इंसानों को मक्खियों की तरह मार देते हैं। 10 लाख इंसान। इराक पे एक हमला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। सद्दाम हुसैन से इख्तिलाफ किया जा सकता है,
آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, لیکن اس بہانے کہ وہاں فلانا چیز ہے, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, وہ سارا خطہ ابھی تک اس جنگ کی لپیٹ میں وہی جنگ پھیل رہی ہے. پھر ٹونی بلیئر صاحب اور ایک آدمی نے کہہ دیا سوری ہم نے غلطی کی, عراق کو وہ چیز نہیں بنا رہا تھا. یعنی لاکھوں انسان فارغ, سارا خطہ سارا دنیا جنگ کے حوالے, اور ایک صاحب کہہ دے ساری مجھے افسوس ہے. بس ٹھیک ہے, بس غریب لوگ ہیں, یہ ساری کافی. خان صاحب, خان شہید سے لے کر کے آج کی پریس کانفرنس تک پارلیمانی جمہوری سیاست کی آپ نے بہت بڑی جدوجہد کی ہے, لیکن اس کی کوئی رزلٹ نہیں ہے. جمہوریت زیرو پہ آ گیا ہے, کچھ آگے نہیں گیا ہے. ابھی بھی آپ نے پارلیمانی جمہوری سیاست سے توقع لگایا ہوا ہے یا ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا اس نے ہمیں بڑا فائدہ دیا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہم آپ گھر میں چھپ کے اپنی رضائی میں نہیں کر سکتے. یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آپ اگر اپنے قلم کا صحیح استعمال کریں کر سکتے ہیں. میں اگر اپنے اس کا استعمال کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. یہ اس جدوجہد کا نتیجہ ہے جو معلوم اور نامعلوم انسانوں نے اپنے آپ کو حکومت خانوں کے حوالے کر کے ہمارے تک پہنچایا, جس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. دیکھیں گے پھر بعد میں اگر اپنی انقلاب لانا تھا میں بھی آپ کے ساتھ کر دوں گا.